आपका 18 आवर स्वदेश पर आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा ध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज मेहमान। उसके बाद शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कमोडिटी मार्केट पर किस तरह के ट्रेडिंग कॉल्स आपको लेने चाहिए, कमाई के मौके किस तरह के बनेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में पावर पैक लाइनअप हम आपके लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर नजर डालते हैं। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो कमजोर ओपनिंग के संकेत। याद रखें कल के सत्र में तेजी थी भारतीय बाजारों में, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत। करीब 60 अंक गिरकर 24,770 के आसपास कारोबार करता हुआ तो 25,000 के नीचे फिर एक बार गिफ्ट निफ्टी फिसलता हुआ। वहीं एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी दिखी है आज के सत्र में। सबसे पहले जापानीज मार्केट की बात करेंगे। निके 200 से 250 अंकों की गिरावट के साथ आधे % से ज्यादा की गिरावट जापानीज मार्केट यानी निके में दिखी है। वहीं कॉस्पी की बात करें तो यहाँ पर भी आज सुबह कमजोरी ही निकल कर आई है। तो एशियाई बाजारों से कमजोरी और गिफ्ट निफ्टी से भी सुस्त ओपनिंग के संकेत। 25,000 के नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजारों पर अब नजर डालते हैं और वहां पर भी कल के सत्र में कमजोरी दिखी और आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कमजोरी ही निकल कर आई है। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं। S&P 500 यहाँ पर 1.5% से ज्यादा की गिरावट कल के सत्र में दिखी। नैस्डैक कॉम्पोजिट में भी करीब 1.5% की गिरावट दिखी और डाउ जोन्स करीब 800 अंक फिसलता हुआ नजर आया। तो तीनों ही अमेरिकी बाजारों के इंडिसेस भारी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए और सबसे ज्यादा दबाव नैस्डैक पर दिखा। टेक्नोलॉजी शेयरों पर कल के सत्र में दबाव दिखा। इनफैक्ट एनवीडिया यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिखी और अगले हफ्ते एनवीडिया के नतीजे आते हुए नजर आएंगे। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है एआई को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन उसके पहले एनवीडिया और एनवीडिया के अलावा कई सारे सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के शेयरों में कल के सत्र में गिरावट दिखी। इनफैक्ट एनवीडिया ही नहीं, एप्पल के शेयर में भी कल के सत्र में कमजोरी दिखी और एनवीडिया के नतीजे अगले हफ्ते आते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखें पिछले हफ्ते मूडीज ने अपना रेटिंग डाउनग्रेड किया था अमेरिका क्रेडिट के लिए। यूएस क्रेडिट रेटिंग जिसमें कमजोरी दिखी थी, AAA से AA1 उन्होंने रेटिंग किया था और उसके बाद अमेरिकी बाजारों में सुस्ती ही दिखी है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी भी कमजोर है जिसके चलते कल के सत्र में भी सुस्ती दिखी। इसके अलावा अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो याद रखें वहां पर भी सुस्ती ही निकल कर आई है। नैस्डैक 100 फ्यूचर्स गिरावट के साथ कारोबार, डाउ जोन्स 100 फ्यूचर्स यहां पर भी कमजोरी आज सुबह दिखी है। तो अमेरिकी बाजार कल लाल निशान में बंद हुए। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आज सुबह कोई रिकवरी नहीं दिखी है। लेकिन याद रखें बॉन्ड यील्ड्स पर हम आज चर्चा करेंगे। वहां पर एक सडन स्पाइक दिखा है। अमेरिका की डेट बढ़ने की चिंता के चलते बॉन्ड यील्ड्स में तेजी दिखी है। 30 साल के ट्रेजरी यील्ड्स 5% के पार निकलते हुए नजर आए। वहीं 10 साल के ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें तो ये भी फरवरी 2013 से हाईएस्ट लेवल्स पर कारोबार करते हुए 4.61% पे 10 ईयर बॉन्ड्स और 30 ईयर बॉन्ड्स की बात करें तो 5.1% पे कारोबार करते हुए। तो बॉन्ड यील्ड्स में पिछले कुछ दिनों से सडन स्पाइक दिखा है। अमेरिकन डेट को लेकर काफ़ी कंसर्न्स है, ग्रोथ को लेकर काफ़ी कंसर्न्स है, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में पिछले कुछ दिनों से सुस्ती दिखी है और इसी के चलते बॉन्ड यील्ड में भी तेज़ी दिखी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई टैक्स बिल को लेकर। याद रखिए जब उन्होंने कैंपेनिंग की थी पिछले साल इलेक्शन के लिए तभी उन्होंने कहा था कि टैक्स दरें घटाए जाएंगे। अब फाइनली कुछ कमेंट्री निकल कर आई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि टैक्स बिल जल्द ही फाइनल हो जाएगा और काफ़ी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स हुए हैं टैक्स बिल को लेकर।
लेकर टैक्स घटाए जाएंगे और इसी को लेकर फिर एक बार चिंता आई है कि अगर टैक्स घटाए जाएंगे, गवर्नमेंट की रेवेन्यू अगर कम होगी तो डेट पर और ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा और इसी के चलते अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट दिखी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार कल के सत्र में दिखा। फुट्सी सपाट बंद होता हुआ नजर आया। डैक्स में करीब %0.5 की तेजी दिखी, लेकिन कैक की बात करें तो यहाँ पर कल के सत्र में कमजोरी दिखी। तो काफी मिला जुला कारोबार यूरोपियन बाजारों में कल के सत्र में दिखा। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स पर नजर डालते हैं। याद रखिए, सोने और चांदी में फिर एक बार कल के सत्र में तेजी दिखी। इनफैक्ट चौथे दिन लगातार सोना और चांदी दोनों ही प्रेशियस मेटल्स हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। तो स्पॉट गोल्ड आज $3,340 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। MCX पर भी सोना और चांदी कल हरे निशान में बंद हुए थे। आज सुबह ग्लोबल मार्केट में वहां पर फिर से एक बार तेजी दिखी है। चांदी की बात करें तो स्पॉट चांदी $32.5 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। तो अच्छी तेजी प्रेशियस मेटल्स मार्केट में चौथे दिन लगातार यहां पर फिर एक बार तेजी दिखी है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर कमजोरी, कल %0.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड बंद हुआ था। MCX की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ग्लोबल मार्केट में कमजोरी दिखी है और क्रूड MCX में भी कल 0.7% की गिरावट दिखी थी और आज सुबह भी %0.5% की गिरावट के साथ कच्चा तेल कारोबार करता हुआ $65 पर बैरल के नीचे। तो ग्लोबल मार्केट और कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन है। कच्चा तेल फिर एक बार लुढ़कता हुआ, लेकिन सोने और चांदी की तेजी अभी भी कायम दिखती हुई नजर आई। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन पर नजर डालेंगे। याद रखें, यहाँ पर कल अच्छी खासी तेजी दिखी। इनफैक्ट बिटकॉइन $1 के पार निकलता हुआ नजर आया और बिटकॉइन ही नहीं, बिटकॉइन के अलावा कई सारे क्रिप्टो करेंसीज में भी करीब 5 से 15% की तेजी कल के सत्र में दिखी। तो हाँ, क्रिप्टो मार्केट में काफी एक्शन है। बिटकॉइन 3.5% चढ़कर $1,00,000 के पार निकलता हुआ और बिटकॉइन के अलावा भी कई सारे क्रिप्टो करेंसीज में कल एक्शन दिखा। तो ग्लोबल बाजारों को समअप करें तो हाँ, कमोडिटी मार्केट में एक्शन है। सोने और चांदी में तेजी, ब्रेंट क्रूड में गिरावट, क्रिप्टो करेंसी में फिर एक बार तेजी दिखी है। अमेरिकी बाजारों में डेट को लेकर चिंताएं हैं, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स में फिर एक बार गिरावट दिखी है, लेकिन यूरोपियन बाजारों का मिला जुला कारोबार और अगले हफ्ते एनवीडिया के नतीजे आएंगे तो किस तरह के वो नतीजे रहेंगे उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा FIIs और DIIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल, याद रखें, परसों के सत्र में करीब 10,000 करोड़ की बिकवाली दिखी थी, लेकिन कल फिर एक बार पॉजिटिव फिगर आता हुआ नजर आया। करीब 2200 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में कल खरीदे। इसके अलावा DIIs ने करीब 700 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में की। तो दोनों ही FIIs और DIIs के पॉजिटिव फिगर कल के सत्र में निकल कर आए। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में 200 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 35,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1,600 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। इसके अलावा 3 स्टॉक्स F&O बैन में रहेंगे आज के सत्र में। तीनों स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें, मणप्पुरम फाइनेंस, RBL बैंक और टीटागर वैगन्स। तो तीनों स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। 3 स्टॉक्स, मणप्पुरम फाइनेंस, RBL बैंक और टीटागर वैगन्स। तो ये था F&O का सेटअप और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए F&O बैन के दम पर। लेकिन इसके अलावा कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। किस तरह के नतीजे रहे, स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से नतीजे और किस तरह के वो नतीजे रहे। गुड मॉर्निंग आशीषा। लिस्ट आज बड़ा है तो एकदम ध्यान से सुनेंगे और विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। और रिजल्ट्स के साथ आशीषा बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज रिजल्ट्स के साथ आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पे जो है नज़र डालते हैं और यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे तो ऑलरेडी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और थोड़े कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ऑलरेडी देख रहे थे और अब जनवरी से यहाँ चल रहा था। नंबर्स भी देखें तो देखिए बहुत ख़राब नंबर्स आए हैं। सारे ही पैरामीटर्स जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। खासकर की प्रोविजंस देखिए कितना बढ़ गया है, 2400 करोड़ का प्रोविजन आ गया। लॉसेस देखिए ऑलमोस्ट 2200 करोड़ के ऊपर जो है लॉसेस देखने मिल रही है। और ओवरऑल जो है एसेट क्वालिटी में भी बड़ा डिटोरिएशन आया है। कंपनी ने ऑफकोर्स पहले बता दिया था कि अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज
खास करके उनके डेरिवेटिव्स एडजस्टमेंट्स और कुछ अदर इनकम का भी जो है इम्पैक्ट देखने मिला है। बट ओवरऑल जो है कंपनी ने जो है एक चीज़ और कहा है कि बोर्ड सस्पेक्ट कर रही है कि कुछ फ्रॉड हुआ है बैंक के साथ, कुछ एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं या कोई बाहर के लोग हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक चिंताजनक चीज़ है जिसके कारण फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट आया है और ओवरऑल जो है ये सारे अकाउंटिंग जो है इस डिस्क्रिपेंसीज को ले लिए गए हैं। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दिस टाइम इस क्वार्टर में हम देखा कि बड़े रेजिग्नेशंस हुए, इंक्लूडिंग सीईओ के रेजिग्नेशन, सीएफओ के रेजिग्नेशन। तो ऑफ कोर्स स्टॉक में जो है आप भारी गिरावट या एक नेगेटिव ओपनिंग देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन स्टॉक में जब भी फॉल आता है वो भी देखने मिलता है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी इंडसइंड बैंक है। लेकिन आप चिंता मत करिए, निफ्टी बैंक में जो है इंडसइंड बैंक का बहुत कम वेटेज है, सिंगल डिजिट में वेटेज है, तो उतना इम्पैक्ट निफ्टी बैंक में नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप निफ्टी बैंक को ट्रेड कर रहे हैं तो। लेकिन अब अर्निंग्स की बात करते हैं तो निफ्टी की एक और अर्निंग्स आई है, वो है ओएनजीसी। मिले जुले नतीजे आए हैं, रेवेन्यू एबिटा मार्जिन अबव एस्टिमेट है बट प्रॉफिट बिलो एस्टिमेट देखने मिला है। और ऑफकोर्स जो क्रूड का मोमेंटम है, अगर क्रूड में बढ़ोतरी होती है तब यहाँ पे जो है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, एचओईसी जैसे कंपनीज को भी फ़ायदा होगा। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन के बारे में भी बात करते हैं। एविएशन वाली स्टॉक है, वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है सीजनली और यहाँ पे देखें तो एबिटा जो है 58% भागा, जो कामकाजी मुनाफे का पैरामीटर होता है जब आप एविएशन स्टॉक ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे लगभग 60% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। रेवेन्यू भी 24% भागा है। लेकिन ऑफकोर्स इंटरग्लोब एविएशन का जो एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखने मिली तो मुनाफा वसूली भी देखने मिल सकता है इस काउंटर पे। लेकिन ऑफकोर्स आशीषा, इंटरग्लोब एविएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कल एक सोशल मीडिया में जो है बहुत वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, खास करके जो दिल्ली और श्रीनगर की फ्लाइट थी। हाँ। तो वहाँ पे आई थिंक हेल स्टॉर्म से जो है अटैक किया गया था और वहाँ पे बट सब कुछ सेफ है, तो कुछ सेफ है, लेकिन सेफ लैंडिंग हुई। जी बिल्कुल। लेकिन जो वीडियो मैंने देखा, अगर डायरेक्टर साहब वो वीडियो ला सकते हैं तो वो बहुत जो है डरावना था। बट ओवरऑल जो है पायलट कि जो है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उसका कारण जो है हम देखें कि ओवरऑल जो है उन्होंने सेफली लैंडिंग करवा दिया। तो ये तो एक अच्छा मूव था इंटरग्लोब एविएशन के पायलट से, तो ये तो उसकी दाद देनी पड़ेगी। ऑफकोर्स इसके अलावा जो है एस्ट्रल के भी नतीजे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, नेट प्रॉफिट लगभग 1% की गिरावट आई है, मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट सपाट रहे हैं, कुछ खास कमेंट्री भी नहीं देखने मिला है मैनेजमेंट से। गल्फ ऑयल के लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं, एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा जंप आया है बट कुछ खास उतना है नहीं इस अर्निंग्स में। खास की बात करें तो नाल्को लीजिएगा, मेटल स्पेस से आशीषा भी इस स्पेस को ट्रैक करती है। यहाँ पे देखिए एबिटा में 150% का जंप आया है। तो इंटरेस्टिंगली इसके इंटरनल्स क्या रहेंगे उसकी जो डिटेल्स हम आपको बताएंगे, बट प्रेमा फेसी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है। वाटेक वाबाग लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड था बट मार्जिन जो है ये थोड़ी गिरी है। तो ऑफकोर्स कंपनी जो कमेंट्री है आपकी लेगेसी बिजनेस को छोड़िए, जो लो मार्जिन के और हाई मार्जिन वाले बिजनेस है उस पर ज़्यादा निर्भर करेगी स्टॉक का अगला मोमेंटम के लिए। रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में अर्कॉन की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है, सारे पैरामीटर में कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। और कोलगेट की बात करें तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। एनालिस्ट एस्टीमेट से जो है 19-20 जो है चेंजेस देखने मिली है, ऐसा कुछ खास आउट परफॉर्मेंस नहीं आया है। कमेंट्री क्या रहेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके रूरल रिकवरी को लेकर और इनके जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन है उस पर जो है पूरी नज़र रहने वाली है। तो आशीषा, अर्निंग स्पेसिफिक तो यह बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन आज अगर अर्निंग्स का प्लेट अगर हम दिखा पाएँ तो यहाँ पर देखेंगे कि लार्जली मिले जुले या कमज़ोर हैं, तो अच्छे नतीजे कम हैं, पर जो भी है बड़े अच्छे नतीजे वो तो ऑफ कोर्स हमको देख किया इंटरग्लोब एविएशन। बट वही डर लगता है कि मुनाफा वसूली ना हो, डिक्सन टेक में हमने देखा। बिल्कुल, अच्छे नतीजों के बावजूद डिक्सन टेक में कल भारी गिरावट दिखी वैल्यूएशंस के चलते। शरद, आपने बताया कि नतीजे कमज़ोर रहे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फैग एंड में जो नतीजे आते हैं वो यूजुअली टेपिड साइड पे होते हैं और शायद वही प्ले आउट होता हुआ नजर आया, बिकॉज अब तक जो नतीजे आए वहाँ पर ज़्यादा कुछ नेगेटिव्स तो था नहीं। तो ठीक है, नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, लेकिन नतीजों के अलावा शरद खबरें भी कई कुछ निकल कर आई है। जी बिल्कुल, खबरें तो आई हैं, मैक्रो रिलेटेड खबरें भी हैं। तो सबसे पहले जो है आईटी स्टॉक्स पे जो है आशीषा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कल आपने बोला कि ग्लोबल क्यूज में कि नास्डैक में 1.5% का ऑलमोस्ट गिरावट आया, विक्स बढ़ गया नास्डैक का। बिल्कुल, अब ऑफकोर्स जो बिग टेक स्टॉक्स का जो इम्पैक्ट हमारे स्टॉक्स में भी आएगा। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आईटी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, यहाँ पे जो है आज सेलिंग आ सकता है क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल क्यूज जो है खास करके टेक स्टॉक्स को लेके वो नेगेटिव हैं। लेकिन टीसीएस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, ये मैं बता देता हूँ। यूएस कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एक विसल ब्लोअर सूट था टीसीएस के अगेंस्ट, जहाँ पे कंपनी फ्रॉडुलेंटली वीज़ाज ले रहे थे अपने फॉरेन वर्कर्स को लेके।
तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, ऐसा स्टॉक मूविंग न्यूज़ फ्लो नहीं है। जीआरएससी की बात करें तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर जो है कैंसिल कर दिया है एक एडवांस्ड ओशन रिंग टग का, जिसका वैल्यू लगभग $21 मिलियन का है। तो ये बांग्लादेश का जो है रिटेलिटरी जो है इम्पैक्ट है, लेकिन याद रखिए जीआरएससी को जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बहुत मिल रहे हैं, तो ये वन ऑफ हो सकता है और स्टॉक में रिकवरी भी आ सकती है इनिशियल जोक के साथ। आयरडा की बात करें तो लार्जली न्यूट्रल इम्पैक्ट है। इन्होंने फाइल कर दिया है केस जेंसॉल ग्रुप पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे, जहां पे वो रिकवर करेंगे लगभग 730 करोड़ रुपए। और हमने आपको पहले ही जेंसॉल ग्रुप के बारे में बताया था 3 महीने पहले कि यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं। यही हमारी मुहिम रहती है ईटी नाउ स्वदेश में। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जो है प्रेफर्ड बिडर बनाया है एक मिनरल ब्लॉक को उनके एरिया में। ABFRL खास करके जो है इस डेट को जो है आज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रिकॉर्ड डेट भी है, एक्स डेट भी है उनकी डिमर्जर का। उनकी जो है लाइफस्टाइल बिजनेस और रिटेल बिजनेस है, दोनों में जो है डिमर्जर होने वाली है। लेकिन अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं ABFRL के, तो लाइफस्टाइल बिजनेस है उसमें भी आप एक शेयर ही होल्ड करेंगे, तो मिरर शेयर होल्डिंग है। बट ब्रोकरेजेस का मानना है कि अगर आप इसमें बने रहते हैं तो वैल्यू अनलॉकिंग जो है आपको देखने मिलेगा, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। और आखिर में डायरेक्टर साहब 5 स्टॉक्स को लेके आइए जहां पे NSE ने जो वायदे बाजार के कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दिए और ये जो है अगस्त 1 से जो है इफेक्टिव है। पहला है आरती इंडस्ट्रीज, दूसरा है आपका बिरला सॉफ्ट, तीसरा हिंदुस्तान कॉपर, चौथा MGL यानी महानगर गैस और आखिर में पिरामल एंटरप्राइजेस। तो इन 5 स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। बट आशीषा ऑफकोर्स ग्लोबल फैक्टर्स के कारण क्या होगा कि लार्ज चंक ऑफ द मार्केट शायद इम्पैक्ट जो है नेगेटिव रहे। शुरुआत में नेगेटिव जो है खुलने की जो है संकेत भी आ रहे हो। गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। 50 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, 25,000 के नीचे कारोबार करता हुआ गिफ्ट निफ्टी ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत। लेकिन शुक्रिया शरद पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। हमने नतीजों की बात की, लेकिन याद रखिए आज भी निफ्टी कंपनियों में से 3 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, सन फार्मा, ITC और इसके अलावा ग्रासिम। ब्रॉडर मार्केट से तो कई सारे नतीजे होंगे, लेकिन इन पर्टिकुलर निफ्टी कंपनियों पर फोकस करते हैं और सन फार्मा के नतीजे किस तरह से रह सकते हैं ये बताने के लिए अब हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं इस फार्मा मेजर से किस तरह के नतीजों की उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए हमें लगता है कि सन फार्मा के नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। आप आय में अगर आप देखेंगे तो 9-9% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। कंपनी का मुनाफा जो है उसमें भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, करीब 6.5% के आसपास की 2,830 करोड़ पे आएगा। और कंपनी के मार्जिन जो है वहाँ करीब 240 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 25.3% से बढ़ के 27.7% के आसपास आएगा। इनफैक्ट इस कैलेंडर ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा ने लगातार 27-28% के आसपास के मार्जिन डिलीवर किए, तो हम मान के चल रहे हैं इस बार भी वो डिलीवर करेगी। आप जोग्राफिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो इंडिया इमर्जिंग मार्केट में इस कंपनी की ग्रोथ जो है 10 से 13% के आसपास रहेगी। यूएस के मार्केट जो रेवलीमेड की सेल्स है वहाँ से कंपनी को मदद मिलेगी। इसके लिए 485 से $500 मिलियन के आसपास के सेल्स जो है वो इस कंपनी के यूएस मार्केट्स में आ सकते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ साल दर साल तो थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो 15 से 17% के आसपास की गिरावट होगी, क्योंकि जो माइलस्टोन बेस्ड रेवेन्यूज़ थे वो पिछले क्वार्टर में थे करीब $45 बिलियन के आसपास के, तो वो इस क्वार्टर में नहीं होंगे, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस पे भी देखने मिलेगा, जहाँ पे तिमाही दर तिमाही गिरावट होगी, साल दर साल शायद वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। मार्जिन्स वैसे तो बढ़ेंगे, लेकिन R&D स्पेंड जो है वो भी बढ़ने वाले हैं, करीब 80 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास तिमाही दर तिमाही। तो इसके लिए शायद वो 28% का मार्जिन जो कंपनी क्लॉक करती थी वो नहीं कर पाएगी, लेकिन 27.5% के आसपास इस बार भी आने वाले हैं। हालांकि देखेंगे R&D स्पेंड्स का इम्पैक्ट कितना होता है। इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कंपनी करने वाली है उस पर तो सबकी नज़र रहने ही वाली है। तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है। हमारा मानना है कि इस क्वार्टर में भी वो प्रदर्शन जारी रहेगा। नतीजे अच्छे रहेंगे सन फार्मा के, और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सन फार्मा के अलावा FMCG सेक्टर से ITC के नतीजे भी आएंगे और म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है ITC से। मार्जिन्स पर दबाव दिखेगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं सालाना आधार पर। सबसे पहले रेवेन्यूज़ की बात करते हैं। 16,980 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आएगा, जो करीब 2.5% का ग्रोथ होगा सालाना आधार पर। लेकिन EBITDA में कमजोरी दिखेगी, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। 35
30.4% पर मार्जिन एक्सपेक्टेड है वर्सेस 37.1% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 4.5% पर सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। सिगरेट बिजनेस का सेल्स ग्रोथ 6% के आसपास एक्सपेक्टेड है, लेकिन पेपर बिजनेस में इस तिमाही में कमजोरी दिखेगी, प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट दिखेगा। और याद रखें, इंपोर्टेड पेपर के चलते कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आई और इसी के चलते पेपर बिजनेस पर इस तिमाही में दबाव दिख सकता है। इसके अलावा एग्री सेल्स की बात करें तो 20% का सालाना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और रॉ मटेरियल पाम ऑयल मैदा के प्राइसेस बढ़े थे, जिसके चलते मार्जिन्स पर भी इस तिमाही में दबाव दिखेगा। लेकिन आईटीसी के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है रूरल और अर्बन ग्रोथ को लेकर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को लेकर, और इसके अलावा प्राइसिंग प्रेशर किस तरह का दिखेगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस किस तरह से ट्रेंड होते हैं, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन ऑल इन ऑल स्टेडी से म्यूटेड सेट रेवेन्यू ग्रोथ होगा 2.5% का, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव दिखेगा और मैनेजमेंट कमेंट्री पर सबकी नजर रहेगी। तो आईटीसी और सन फार्मा ये दोनों ही स्टॉक्स होंगे निफ्टी कंपनियों से, और इसके अलावा ग्रासिम जिसके नतीजे आ जाएंगे और उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन नतीजों के अलावा कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। याद रखें, कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। सोना और चांदी फिर एक बार तेजी से कारोबार करता हुआ। कच्चे तेल में हालांकि आज सुबह गिरावट दिखी है, यूएस स्टॉक पाइल्स बढ़े हैं जिसके चलते कच्चे तेल में गिरावट दिखी है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ेंगे कुछ ही मिनटों में। लेकिन तब तक कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। याद रखें, यूएस में स्टॉक पाइल्स बढ़े हैं जिसके चलते सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी कम होते हुए नजर आए जिसके चलते भी सप्लाई बढ़ेंगे। और डिमांड को लेकर तो ऑलरेडी ही चिंता है। याद रखें, टैरिफ वॉर के चलते स्पेशली चीन में डिमांड दबाव पर रही है और याद रखिए चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है कच्चे तेल का। तो अगर चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव नहीं होती तो डिमांड को लेकर चिंताएं होगी, सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है और इसी के चलते कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है और आज भी $65 पर बैरल के नीचे कारोबार करता हुआ। और सोने और चांदी में आज चौथे दिन लगातार तेजी दिखी है। और अब हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए भाविक पटेल जुड़ चुके हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करते हैं। चौथे दिन लगातार ग्लोबल बाजारों में तेजी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते इन एनी केस काफी अच्छी तेजी दिखी है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा जी। यस, ये मंडे से ही हम देख रहे हैं कि सारे फैक्टर्स है वो गोल्ड के लिए और सोने के लिए पॉजिटिव है। जहाँ पे हमने देखा डाउनग्रेड यूएस की इकोनॉमी को हुआ है। दूसरा, ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं इसराइल और ईरान के बीच में। तो मुझे लग रहा है आज के दिन भी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। तो दोनों में बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी रख लीजिए, जहाँ पे सोने में 95,200 के करीब बाय कर सकते हैं 95,800 के टारगेट में, और चांदी में भी 97,500 के करीब बाय कर सकते हैं 98,800 के टारगेट के लिए। पर खरीदारी की राय और चांदी पर भी 98,800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। सोने पर 95,000 का स्टॉप लॉस और 95,800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? देखिए, कच्चे तेल में हालांकि फंडामेंटल्स अभी भी नेगेटिव है, बट ये इजराइल शायद ईरान पे अटैक कर सकता है, वो न्यूज़ पे हमने कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली। बट अभी यही लेवल पे आ गए 54, 50, 5500, जहाँ से कच्चे तेल को एक स्टिफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वापस से थोड़ी नफा वसूली आ सकती है। तो कच्चे तेल में शॉर्ट कर सकते हैं 5350 के करीब, 5250 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस अभी भी लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो वहां पे बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी 286 के करीब 295 के टारगेट के लिए। इसको देने ठीक है, नजरिया कच्चे तेल मार्केट पर। लेकिन इसके अलावा भाविक, अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह की रणनीति होगी? ट्यूसडे को जो चाइना ने रेट कट किया है 1 साल और 5 साल के ऊपर 10 बेसिस पॉइंट का, उसके हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस मेटल्स में आते हुए देखा। बट आज के दिन लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज हो चुका है, रेजिस्टेंस के करीब ही चल रहा है कॉपर में। तो मुझे लग रहा है कि कल जैसे थोड़ी बिकवाली देखने को मिली थी, तो आज भी वो कंटिन्यू रह सकती है। तो ऊपर में बेच के चल सकते हैं 862 के करीब 854 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 867 का।
ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स और कमोडिटी मार्केट पर। भाविक जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।